हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं स्मृति के न्यूरोजैविक आधार की, एनाटॉमी ऑफ न्यूरल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ हम बात कर रहे थे स्मृति के न्यूरोजैविक आधारों की। इन पर मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी शोध किए और शोध के द्वारा उन्होंने ये जाना कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उससे उसके मस्तिष्क में कुछ स्मृति चिन्ह बन जाते हैं, मेमोरी ट्रेस बन जाते हैं। और इन्हीं ट्रेस को जीवित रहने पर, जो मेमोरी में ट्रेस बन जाते हैं, इन्हीं ट्रेस के जीवित रहने पर ही वे उनका बाद में प्रत्यक्षीकरण कर पाते हैं। किसका प्रत्यक्षीकरण कर पाते हैं? यहाँ मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जो कुछ भी, कहने का अर्थ है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो कोई क्रिया हो, चाहे हम कोई विषय वस्तु ही सीख रहे हों, हम जो विषय वस्तु सीख रहे होते हैं, सीखने से हमारे मस्तिष्क में कुछ ट्रेस बन जाते हैं। ये जो ट्रेस होते हैं, ये जो स्मृति चिन्ह होते हैं, इन्हें जीवित रहने पर ही उनका हम बाद में प्रत्यक्षीकरण कर पाते हैं। अगर ये ट्रेस मिट जाएंगे तो हम उस विषय वस्तु का या उस उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाएंगे, परसेप्शन हमको नहीं हो पाएगा। ये जो ट्रेस बने हुए रहते हैं या जीवित रहते हैं, इसे ही एनग्राम कहा गया है, जो आपके अधिगम और स्मृति का बेस है, आधार है। ठीक। और ये जो ट्रेस है अगर मिट जाए तो इसका मतलब कि वो एनग्राम का जो आधार था वो समाप्त हो गया। इस पर काफ़ी शोध भी हुआ और शोध के बाद एक और चीज़ सामने आई कि आखिर ये स्मृति चिन्ह कैसे बन जाता है। आपके दिमाग में भी आता होगा कि बनता कैसे है। अगर स्मृति चिन्ह बन गया, मेमोरी ट्रेस बन गए, तो ये ब्रेन में किस जगह पे रहते हैं और कैसे ये कलेक्ट हो जाते हैं, स्टोर कैसे हो जाते हैं, ये दिमाग में आना है। क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही। तो वास्तव में हम लोगों को अब ये जानना होगा कि ये जो स्मृति चिन्ह है, मेमोरी ट्रेस है, ये क्या है। तो यहाँ आप जान लीजिए कि जब भी हमारी स्मृति में, हमारी मेमोरी में कोई सूचना प्रवेश करती है, जब हम किसी सूचना की इनकोडिंग कर लेते हैं और प्रवेश कर गई, तो मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन होते हैं। मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन होते हैं और इस परिवर्तन से दीर्घकालीन स्मृति का निर्माण होता है। तो दीर्घकालीन स्मृति के निर्माण से पहले किसका निर्माण होगा? एसटीएम का, शॉर्ट टर्म्स मेमोरी का। तब तो लॉन्ग टर्म्स मेमोरी में जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म्स मेमोरी में जब हम किसी विषय वस्तु का, किसी सूचना का रिहर्सल करेंगे, तब वो ट्रांसफ़र होगी एलटीएम में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो कहाँ पर जाए? शॉर्ट टर्म्स मेमोरी में। जो हमारे आज के आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया एलटीएम पे और उन्होंने पाया कि जो ये दीर्घकालीन स्मृतियाँ होती हैं, जो एलटीएम होता है, इसके बनने में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। और उस न्यूरोट्रांसमीटर में सबसे ज़्यादा किसकी भूमिका है? एसिटिल कोलिन की। एसिटिल कोलिन जो है उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। यानी दीर्घकालीन स्मृति के निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर कोई भूमिका अदा करता है तो वो एसिटिल कोलिन है। क्योंकि जब भी हमारे जो विषय वस्तु हैं, जब एसटीएम से एलटीएम में ट्रांसफ़र होते हैं, तो एसिटिल कोलिन की जो उत्पत्ति की दर है उसमें परिवर्तन हो जाता है। इस तरह के जो स्नायविक परिवर्तन हो रहे हैं, न्यूरॉन्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, उससे यह होता है कि स्नायविक जो सूचनाएं हैं मस्तिष्क से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चली जाती हैं। एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चली जाती हैं और इसका जो स्थानीयकृत स्नायविक सर्किट होता है उससे एक नेटवर्क उत्पन्न होता है। यहाँ शायद आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, आप इसको फिर से जान लीजिए
यहाँ मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब भी हमारे मस्तिष्क में कोई विषय वस्तु संचित होने लगती है, उसके ट्रेस बनने लगते हैं, तो एसटीएम में पहले सूचना आ जाती है। एसटीएम से जाने के बाद जब एसटीएम में सूचना आ जाती है तो वहाँ रिहर्सल होता है। रिहर्सल से जो सूचनाएं होती हैं, विषय वस्तु हमारे होते हैं, वो एलटीएम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एलटीएम में जब सूचनाएं ट्रांसफ़र होती हैं तो इसकी एलटीएम की जो स्मृति है उसके निर्माण में एक विशेष न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, एसिटिलकोलिन का नाम इससे पहले भी मैंने लिया था, तो एसिटिलकोलिन में जो परिवर्तन है हो जाता है। अब एसिटिलकोलिन चूँकि न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे ही पाया जाएगा, तो जितने सिनेप्टिक क्लेफ्ट हैं आपके हर जगह तो एसिटिलकोलिन होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरे से कभी जुड़ा हुआ रहेगा नहीं, बीच में आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट होंगे, सिनेप्सिस होगी जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाएंगे। तो जितने न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। तो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें एसिटिलकोलिन है वो हर सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे होगा। अब क्लियर हो रहा है? क्योंकि वो हर सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे आपको मिलेगा एसिटिलकोलिन। तो यहाँ जब हमारे इम्पल्स, स्नायविक आवेग आगे बढ़ने शुरू होते हैं, आपके एलटीएम से सूचनाओं को लेकर के आगे बढ़ने शुरू होते हैं, तो हर सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे आपके एसिटिलकोलिन मिलेगा। तो इस एसिटिलकोलिन के कारण ये सूचनाएं, कौन सी सूचनाएं, ये मतलब एलटीएम की सूचनाएं आसानी से एक जगह से दूसरे जगह क्या होती हैं, प्रवाहित हो जाती हैं और वहीं से एक स्नायविक नेटवर्क बनने लगता है। यानी हर एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे जुड़ाव शुरू हो जाता है, क्योंकि हर सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे एसिटिलकोलिन पाया जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ हम एलटीएम में स्मृति में, जो हमारी एलटीएम है दीर्घकालीन स्मृति है, उसमें न्यूरॉन में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं। एसिटिलकोलिन तो होता ही है, साथ ही जो एलटीएम है, एलटीएम की कंडीशन में न्यूरॉन में कुछ विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है और ये ऐसा परिवर्तन है जो विशिष्ट संधि स्थलों से गुजरने वाले संचार को मजबूत कर देता है। यहाँ कहने का मतलब है कि जब एसिटिलकोलिन से होते हुए, न्यूरोट्रांसमीटर से होते हुए हमारी जो विशेष सूचनाएं हुए वो जाती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं, तो यहाँ विशिष्ट संधि स्थल, यहाँ संधि स्थल की मैंने वही सिनेप्टिक क्लेफ्ट की बात की थी तो संधि स्थल से जब ये गुजरती हैं तो उसके जो कम्युनिकेशन है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, क्योंकि एक सूचना जैसे ही जानी शुरू हुई वो सूचना एलटीएम से प्रवाहित हो रही है और एलटीएम से प्रवाहित होने के दौरान एक स्नायु से दूसरे स्नायु, दूसरे स्नायु से तीसरे स्नायु पे प्रवाहित होगी। नेटवर्किंग उसकी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन होगा। इस कम्युनिकेशन में सबसे मुख्य भूमिका निभा रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर में स्पेसिफिक आपका एसिटिलकोलिन होगा, तो एसिटिलकोलिन उसकी नेटवर्किंग को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। क्लियर है? और इसकी मजबूती से क्या हो रहा है कि हमारी सूचनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन पे आसानी से प्रवाहित हो रही हैं। यानी कम्युनिकेशन इसका क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। जैसे हम किसी पाठ को सीख लिए, ठीक, हम किसी पाठ को सीख लिए, किसी पोयम को सीख लिए, तो सीखने के बाद जो स्पेसिफिक आपके न्यूरॉन होंगे, स्पेसिफिक न्यूरॉन, क्योंकि वही कोई ना कोई तो न्यूरॉन से ग्रहण करेगा, तो यहाँ जो स्पेसिफिक आपका न्यूरॉन है डेंड्राइट की संरचना में परिवर्तन कर देता है। जो न्यूरॉन है उसमें जो डेंड्राइट्स है उसके स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन होने लगता है। जैसे मैंने किसी पाठ को सीखा और सीखने के बाद कोई न्यूरॉन उसे ग्रहण करेगा, तो डेंड्राइट से जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्टेंस की कंडीशन में जो डेंड्राइट्स है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। इसके चेंजेस से, किसके, डेंड्राइट्स के, जो डेंड्राइट्स में चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, उससे एक विशेष प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर निकलने लगता है।
जिससे क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर उससे रिलीज हुआ, परिवर्तन हुआ, तो वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो अनुक्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। किसकी अनुक्रियाशीलता को? न्यूरॉन की। क्योंकि डेंड्राइट्स में कुछ परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन जो चेंजेस हो रहे हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के प्रति जो न्यूरॉन है उसकी अनुक्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। इनमें से कुछ ऐसा भी परिवर्तन होता है जो बहुत तेजी से होता है, और कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जो काफ़ी धीरे धीरे होता है। यहाँ स्क्वायर स्नेप्सिस की मैं बात करूँगी। साइकोलॉजिस्ट हैं स्क्वायर एंड स्पेनिस। उन्होंने कहा कि इसी वजह से, स्पेनिस ने कहा कि इसी वजह से, इसी मीन्स कि जो आपके न्यूरॉन्स में चेंजेस आ रहे हैं, किस न्यूरॉन्स के? डेंड्राइट्स में। इससे जो अनुक्रियाशीलता है उसमें तो वृद्धि हो ही रही है। इसी के कारण जो हमारे ट्रेस हैं, मेमोरी ट्रेस हैं, वो बनते हैं और उनमें कुछ समय के बाद विघटन शुरू हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्क्वायर और स्पेनिस कह रहे हैं। क्लियर हो रहा है? मीन्स कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी विशेष वस्तु को या सूचना को याद करते हैं, मेमोरी में रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे डेंड्राइट्स में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आने लगते हैं। डेंड्राइट्स का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है। उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें जब चेंजेस आने लगते हैं तो उसके चेंजेस से जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी अनुक्रियाशीलताओं को बढ़ा देता है, उनकी यानी न्यूरॉन की अनुक्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अनुक्रियाशीलता में परिवर्तन से, बढ़ने से जो आपके न्यूरॉन है उसमें भी परिवर्तन, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से होते हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी समय लगता है, धीरे धीरे होते हैं। और यही वजह है कि जो तेज़ी से हो रहे हैं और धीरे धीरे हो रहे हैं, इसी के कारण जो हमारी मेमोरी में ट्रेस है, जो स्मृति चिन्ह है, वो बनते भी हैं और उनका विघटन भी होता है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ जो भी हमारे मस्तिष्क में जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ही हमारी स्मृतियाँ जो है वो मजबूत होती हैं। उनमें जब परिवर्तन होता है तो हमारी स्मृतियों में भी परिवर्तन होता है और उन्हीं के कारण हमारी स्मृतियाँ काफ़ी दिनों तक बनी भी रहती हैं और कभी कभी जल्दी हमारी स्मृति से हट भी जाती हैं। अब यहाँ दिमाग में आएगा कि स्मृति चिन्ह जो मेमोरी ट्रेस हैं वो हमारे ब्रेन में कहाँ पे रहते हैं। दिमाग में क्वेश्चन आना ही स्वाभाविक है ये कि स्मृति चिन्ह बन तो गए, ठीक है बन गया, लेकिन ये रहते कहाँ पर हैं? कोई स्पेसिफिक एरिया होगा जिस जगह पे आपके स्मृति चिन्ह रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपकी स्मृति है, मेमोरी है, वो न्यूरॉन के जो अलग अलग सर्किट होते हैं वहाँ पर बनते हैं। अब आप कहेंगे सर्किट क्या होता है? यहाँ न्यूरॉन की मैं इससे पहले भी बात की थी मैंने कि न्यूरॉन का जहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, सर्किट होता है, वो कई पार्ट में वहाँ पर डिवाइड भी होता है, तो वहीं पर वो स्थित होते हैं अकॉर्डिंग टू लैरी स्क्वायर। ठीक। और उनका मानना है, स्क्वायर का मानना है कि अधिकतर जो हमारी स्मृतियाँ होती हैं लगभग 1000 न्यूरॉन के समूह में एकत्रित होती हैं। 1000 न्यूरॉन्स के ग्रुप में, जो न्यूरॉन्स के आपकी जगह जगह सर्किट बने हुए हैं वहीं पर वो कलेक्ट होती है, वहीं पर एकत्रित होती है। यहाँ पे इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो लाइन है ये आपके कंपटीशन से रिलेटेड है। स्पेसिफिक नेट की मैं बात करूँ या रेट की बात करूँ, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट या आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इनकी कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपकी स्मृतियाँ मस्तिष्क के किस स्थान पर अवस्थित होती हैं, किस जगह पर रहती हैं। तो यहाँ आपका उत्तर यही होगा कि जो स्मृति में न्यूरॉन्स हैं वो विभिन्न सर्किटों में विभक्त होते हैं या सर्किटों के समूह में रहते हैं, और साथ ही स्मृतियाँ लगभग 1000 न्यूरॉन्स के समूह में एकत्रित होती हैं। और ये थ्योरी किसकी है? आपकी लैरी स्क्वायर की। क्लियर है? इसको आप लोग अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। अब हम बात करेंगे एसटीएम की जैविक आधार की। एसटीएम शॉर्ट टर्म्स मेमोरी का जो हमारा न्यूरोबेस है वो क्या है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि कई ऐसे शोधकर्ता हैं, कई ऐसे रिसर्चर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगी हेब का और गोडार्ड का।
जिन्होंने बताया है कि एसटीएम में अंतर संबंध जो न्यूरॉन्स हैं, एसटीएम में जो अंतर संबंध न्यूरॉन्स हैं, उनकी जटिलता जो होती है, उनकी जटिलता जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है। ठीक, यहाँ एसटीएम के अंतर संबंध की मैं बात कर रही हूँ, शॉर्ट टर्म्स मेमोरी की। उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म्स मेमोरी में, मेमोरी के संबंध में जो न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, भाग लेते हैं, उनकी जटिलता थोड़ी अधिक होती है और ये जटिल रूप में ही थोड़े समय के लिए एक तरह का आवेगों का संचरण करते हैं। ठीक, जटिलता के ही रूप में, यानी न्यूरॉन्स में आवेगों का संचरण। अभी मैंने कहा कि जब भी हम किसी विषय वस्तु को याद करते हैं, अपनी स्मृति में रखने की कोशिश करते हैं, तो स्मृति में रखने की कोशिश जब भी हम कर रहे होते हैं तो उससे संबंधित जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन उसे ग्रहण करता है सूचनाओं को और उसे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो मस्तिष्क में कुछ न कुछ आपके एनग्राम बनेंगे, अभी मैंने एनग्राम की बात भी की। तो यहाँ जहाँ से जाना शुरू हुए आवेगों का संचरण शुरू हुआ, तो डेंड्राइट्स एक्सॉन कभी आपको पता है कि हमेशा डेंड्राइट्स के साथ एक्सॉन ही जुड़ेगा, तो इसके बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब ये ट्रेस बन गए, और मैंने कहा कि इसमें कुछ विघटन भी होने लगते हैं, क्योंकि कुछ जो ट्रेस होते हैं वो काफ़ी देर में बनते हैं, कुछ ट्रेस हैं कि उसमें जल्दी बनते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका बनना और जो विघटन है वो डिपेंड करता है आपके एसटीएम पे। जब हम रिहर्सल करने लगते हैं तो न्यूरॉन्स में थोड़ी जटिलता आने लगती है, क्योंकि एसटीएम में रिहर्सल तो होना लाजमी है। अगर रिहर्सल हम नहीं करेंगे तो वो आपका आरटीएम में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो बहुत थोड़े समय के लिए न्यूरॉन्स की जो जटिलता के रूप में वो वैद्युतीय जो संचरण है वो शुरू हो जाता है। वैद्युतीय संचरण यानी नर्व सिंपल्स, आवेगों का संचरण होता है। जब तक यह आवेगों का संचरण हो रहा होता है, जब तक आवेगों का संचरण होता है तब तक एसटीएम में व्यक्ति सूचनाओं को संचित रख सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हमने किसी विषय वस्तु को याद किया, याद करने के बाद परिवर्तन हो रहा है हमारे न्यूरॉन्स में, विद्युतीय परिवर्तन शुरू हो गया, आवेगों का संचरण भी शुरू हो गया। तो जब तक आवेगों का संचरण होता रहेगा तब तक हम अपनी सूचनाओं को एसटीएम में संचित रख सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना होगा, आप कभी न कभी मोबाइल पे किसी का नंबर डायल किए होंगे, मोबाइल पर किसी न किसी का नंबर डायल किया होगा। सपोज दैट पहली बार आपने नंबर डायल किया, पर्सन ने रिसीव नहीं किया, फिर से आप कीपैड पे जाइए और फिर से नंबर को डायल कीजिए। 2 बार नंबर डायल करने के बाद उसके पहले और लास्ट वाले लगभग आपके दिमाग में आ जाएंगे कि इसके बाद ये डिजिट था, इसके बाद ये डिजिट था, तो वो आपकी मेमोरी में आ गया। ये किस मेमोरी में आपके आया है? एसटीएम में, क्योंकि पहले आपने उस नंबर को देखा, उस डिजिट को देखा, देखने के बाद आपने नंबर को कीपैड पे डायल किया। जब आप डायल करते हैं नंबर, तो नंबर डायल करते समय जिस जिस डिजिट को आपने टच किया है वो डिजिट आपकी मेमोरी में आने लगती है। 2 बार 3 बार जब आप रीडायल करने शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उससे संबंधित आवेग होते हैं, विद्युतीय संचरण की मैं बात कर रही हूँ, जो नर्व सिंपल्स होते हैं वो न्यूरॉन में आगे बढ़ने लगते हैं। डेंड्राइट्स, फिर एक्सॉन, फिर डेंड्राइट्स, फिर एक्सॉन, और वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए न्यूरोट्रांसमीटर से जा रहे हैं। तो यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर से होते हुए आवेगों का संचरण हो रहा है, ये संचरण जब तक होगा तब तक वो मोबाइल के जो नंबर हैं, जो डिजिट हैं, वो आपकी मेमोरी में रहेंगे, क्योंकि ये आपकी एसटीएम में है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो रहा होगा आपको, क्योंकि ये आपकी एसटीएम में है। तो यहाँ जब तक आप ये आपके नर्व सिंपल्स जो हैं उनका संचरण हो रहा है तब तक ये आपके एसटीएम में बने हुए हैं। जैसे ही इनका संचरण रुक जाएगा, जैसे ही ये आपकी आवेगों
का संचरण बंद हो जाएगा, वैसे ही आपकी जो मेमोरी है एसटीएम में से ये जो डिजिट है इसकी सूचनाएं खत्म हो जाएंगी। कहने का मतलब है उसके ट्रेस विघटित हो जाएंगे, उसके ट्रेस नहीं मिलेंगे। क्लियर है? क्योंकि ये संचरण बहुत थोड़े समय के लिए होता है, आवेगों का जो संचरण होगा वो काफ़ी कम समय के लिए होता है। इसीलिए एसटीएम में जो सूचनाएं होती हैं उसमें से बस 20 या 30 सेकंड के लिए ही जो सूचनाएं रहेंगी वो 20 या 30 सेकंड के लिए ही व्यक्ति रख पाता है एसटीएम में जो सूचनाएं, क्योंकि संचरण जितने समय के लिए होगा उतने ही समय के लिए हम अपनी मेमोरी में किसी सूचना को रख पाएंगे। और यहाँ एसटीएम की जो सूचनाएं होती हैं उनकी स्टोरेज जो है लगभग 20 से 30 सेकंड का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके कंपटीशन का क्वेश्चन है कि एसटीएम में सूचनाओं को कितने समय के लिए रखा जा सकता है। तो ये आपका आंसर होगा 20 से 30 सेकंड, 20 to 30। ये आपकी, फिर मैं बात करूँगी वही नेट और क्रेट। क्लियर है? हाँ, ये पीजीटी में भी आने की संभावनाएं होती हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ सूचनाओं को हम 20 से 30 सेकंड के लिए ही रख पा रहे हैं। कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च कुछ पशुओं पे किया और उन्होंने देखा कि जब हम पशुओं के मस्तिष्क को इलेक्ट्रोड से उत्तेजित करते हैं, पशुओं के मस्तिष्क को इलेक्ट्रोड, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक थेरेपी आप लोगों को बताई थी और इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी बताई थी। उसमें आपको मैंने कहा था कि बाहर से इलेक्ट्रोड लगाया जाता है जो टंगस्टन या स्टील का होता है, दोनों गोलार्धों पे, दायां गोलार्ध और बाएं गोलार्ध दोनों गोलार्धों पे आपके इलेक्ट्रोड लगाया जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि जब रिसर्चर्स ने पशुओं के मस्तिष्क को इलेक्ट्रोड से उत्तेजित किया, यानी इलेक्ट्रोड लगाया और वहाँ पे विद्युतीय उद्दीपन दिया। ठीक, तो जब उन्होंने इलेक्ट्रोड से उत्तेजित किया तो उन्होंने देखा कि जो अनेक प्रकार के उद्दीपक हैं पर ध्यान देने से वैद्युतीय क्रियाओं के विभिन्न जो संचारित पैटर्न हैं वो दिखने लगते हैं। यानी यहाँ पे जो अनेक प्रकार के उद्दीपक पर हम ध्यान दे रहे थे वो विद्युतीय क्रियाओं के संरचित पैटर्न में दिखने लगते हैं। इससे यह अप्रत्यक्ष सबूत की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष कोई मिला नहीं प्रमाण। तो यहाँ जो अप्रत्यक्ष सबूत है कुछ वैसे भी स्टडी की गई जिसमें ये पाया गया कि वैसी घटनाएं जैसे सिर पे चोट आ जाए या कार्बन मोनोऑक्साइड से व्यक्ति को प्रभावित कराया जाए, तो इससे भी जो स्मृति लोप है, एमनेशिया की कंडीशन भी उत्पन्न हो जाती है। स्मृति लोप हो जाता है, एमनेशिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जिससे तंत्रिका संबंधी क्रियाएं होती हैं वो कम होने लगती हैं। यहाँ क्लियर हो रहा है आपको कि जैसे कोई घटना घटित हुई, व्यक्ति के सर में चोट लग गई या जोर से किसी ने सर पे बहुत तेजी से मार दिया या कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित करा दिया गया, तो इससे स्मृति लोप हो जाता है, जिसमें तंत्रिकीय जो क्रियाएं होती हैं, जो नर्वस सिस्टम की जो फंक्शंस थे, जो क्रिया हो रही थी वो कम हो जाती है, या जिससे जो न्यूरॉन है वो असंगत तरीके से उत्तेजित हो गया, तो इससे भी आपकी एसटीएम में जो संचित सूचनाएं होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। यानी जो तंत्रिकीय क्रियाएं हैं आपकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शन है उसमें असंगत उत्तेजन या चोट लगने से या ऐसी क्रिया जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित करा दिया गया, इन सभी कंडीशन में जो आपकी एसटीएम होती हैं उसकी सूचनाएं लुप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, इन दोनों तरह से ये हम लोगों को मिल जाता है कि एसटीएम में बहुत ही कम समय के लिए इन दोनों सबूतों से, चाहे हम कार्बन ऑक्साइड का प्रवाहित कराएं या विद्युतीय विधि से इलेक्ट्रोड लगा करके हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, या वैसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे चोट लग गई, तो इन सभी में अगर ये देखा गया है कि जो हमारे वैद्युतीय आवेग हैं, जो नर्व सिंपल्स हैं, वो आवेग प्रवाहित तो होते हैं लेकिन बहुत
कम समय के लिए प्रवाहित होते हैं, जिससे स्मृति चिन्ह बस जीवित रहती हैं, यानी ट्रेस बस बने हुए होते हैं। और जब तक ये वैद्युतीय आवेग या इम्पल्स, नर्व इम्पल्स आपके बहते रहते हैं न्यूरॉन में, चलते रहते हैं न्यूरॉन में, तब तक हमारी एसटीएम में सूचनाएं बनी रहती हैं। जैसे ही ये नर्व इम्पल्स बहना बंद कर दिए, जाना बंद कर दिए, वैसे ही जो स्मृति चिन्ह है आपके, इसमें जो मेमोरी ट्रेस हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, विघटित होने लगते हैं। इस कंडीशन में, विघटित होने की कंडीशन में, आपका जो एसटीएम है कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने का मतलब है उससे सूचनाएं आपकी धीरे धीरे विघटित हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। अब हम एलटीएम के न्यूरोजैविक आधार की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे एसटीएम के न्यूरोजैविक आधार की। अब बात करेंगे एलटीएम की। तो यहाँ मैं एलटीएम की न्यूरोजैविक आधार की बात करने जा रही हूँ, जिसमें आपको मैं बता दूँ कि एलटीएम की जो स्मृति है काफ़ी लंबे समय तक होती है, यानी 1 घंटे से लेकर के लाइफ टाइम स्थायी स्मृति होती है। इस पर कुछ कारक ऐसे हैं जिनका हल्के ढंग से अगर मस्तिष्क पे जैसे चोट लग गई उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये जो प्रभाव होता है वो अस्थायी रूप से होता है, स्थायी रूप से ऐसे प्रभाव नहीं पड़ते हैं। या हमने हल्की चोट लगी या कोई इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, तो उससे जो इसकी एलटीएम की जो नर्वस सिस्टम है या न्यूरॉन्स हैं, उसकी क्रियाएं थोड़ी समय के लिए बाधित होती हैं, अस्थायी तौर पे बाधित होती हैं। तो अस्थायी तौर पे जो एलटीएम है उसकी सूचनाएं भी विघटित होती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से लुप्त हो भी सकती हैं या प्रभाव नहीं भी पड़ सकता है। कारण डिपेंड करता है कि किस प्रकार का विद्युतीय उद्दीपन दिया गया है और कितनी मात्रा में व्यक्ति को चोट आई है। ठीक है, तो यहाँ एलटीएम द्वारा जो न्यूरॉन्स का आपस में संरक्षित करने का तरीका है, एलटीएम द्वारा जो न्यूरॉन्स हैं उनका आपस में जो संरक्षित करने का एक तरीका है, वो अस्थायी परिवर्तन होने का आभास देता है। इससे अस्थायी परिवर्तन होते हैं। जो आजकल के हमारे आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि एलटीएम के जो मेमोरी ट्रेस होते हैं, जो एलटीएम से शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म्स मेमोरी में जो मेमोरी ट्रेस होते हैं, उनके संधि स्थल, यानी एलटीएम का जो आपसे एलटीएम से रिलेटेड जो न्यूरॉन्स होंगे उनके सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे 2 तरह का परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन होता है स्ट्रक्चर में और दूसरा होता है केमिकल चेंजेस। तो चाहे हम स्ट्रक्चर की चेंज की बात करें या केमिकल चेंजेस की बात करें, दोनों कंडीशन में अगर व्यक्ति को गहरी चोट आई है मस्तिष्क में, तो एमनेसिया की सिचुएशन आ सकती है। अब हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, तो यहाँ संरचनात्मक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसकी संरचना में परिवर्तन। यहाँ मैं बता दूं कि जो संरचनात्मक परिवर्तन से यहाँ मतलब है जो संधि स्थल पे हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे पाए जाने वाली कोशिकाएं होती हैं उनका स्ट्रक्चर, क्योंकि सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो आपके न्यूरॉन होते हैं उनमें परिवर्तन कुछ अलग प्रकार का होता है। तो यहाँ जैसे उसकी कोशिका झिल्ली है, आपकी डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, उनमें परिवर्तन होता है। यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि किसी चीज़ को सीखने के बाद, साइकोलॉजिस्ट ने जो स्टडी की वहाँ रिसर्च में ये पाया गया है किसी चीज़ को जब हम सीख लेते हैं तो सीखने के बाद जो हमारे न्यूरॉन होते हैं उनके डेंड्राइट्स में इस ढंग का परिवर्तन होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर के प्रति उनकी अनुक्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। रिसर्च में पाया गया है ये कि जब हम किसी विषय वस्तु को या चीज़ को जब सीख लेते हैं तो सीखने के बाद जो हमारी डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स आपको पता है कि आपके न्यूरॉन का ही पार्ट है डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एक्सॉन, तो जो वो डेंड्राइट्स है झाड़ी जैसी संरचना है, उसमें इस ढंग का परिवर्तन होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर के प्रति उनकी अनुक्रियाशीलता बढ़ जाती है, वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। किसके प्रति? न्यूरोट्रांसमीटर के प्रति। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर के प्रति काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं तो जो आपके नर्व सिंपल्स हैं वो
न्यूरोट्रांसमीटर से या सिनेप्टिक क्लेफ्ट से आसानी से आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक, कभी कभी जो डेंड्राइट्स होता है उसके अलावा जो संरचनाएं अलग तरह की विकसित हो जाती हैं, ताकि विशिष्ट प्रकार के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो सूचनाओं को आसानी से ग्रहण कर सकें। जो आपके डेंड्राइट्स हैं इसमें कुछ अतिरिक्त होती हैं, एक्स्ट्रा हो जाती हैं संरचनाएं विकसित, यानी चेंजेस तो आ रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में, लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा जो होते हैं वो चेंजेस आने लगते हैं उसके स्ट्रक्चर में। तो इससे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, चूँकि सिनेप्टिक क्लेफ्ट से ही जुड़े हुए हैं, इधर से आपका डेंड्राइट्स जुड़ेगा तो उधर से एक्सॉन जुड़ेगा, बीच में न्यूरोट्रांसमीटर होगा क्योंकि वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का एरिया है। तो यहाँ पे जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट की एरिया के पास का जो डेंड्राइट्स है उसमें जब कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस आने लगते हैं तो उससे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो सूचनाओं को, आवेगों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इनमें से कुछ जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं वो तुरंत हो जाते हैं। कुछ जो परिवर्तन होते हैं संरचनात्मक परिवर्तन डेंड्राइट्स में तुरंत हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके पूरा होने में समय लगता है। यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा कि जब भी चेंजेस होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में, सॉरी डेंड्राइट्स में, तो डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर तो में परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस भी आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर में। कुछ जो होते हैं बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं और कुछ ऐसे डेंड्राइट्स के पार्ट होते हैं जिसके पूरे होने में या चेंज होने में कुछ समय लगता है। इसीलिए जो हमारे मेमोरी ट्रेस होते हैं कुछ खास समय के लिए बने हुए होते हैं और इनके कहें विलुप्त होने की संभावना भी तीव्र बनी रहती है। ऐसा साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ये कारण हो सकता है कि नहीं ये क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि अभी इस पे विवाद की स्थिति ही बनी हुई है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। क्या विलोपित होने की संभावनाएं तीव्र होती हैं जब इनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। क्लियर है? यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि अगर हम अधिक से अधिक कुछ घंटों की समय लें तो अभी जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं उससे आवेगों का संचरण धीरे धीरे होगा। स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आए हैं, कुछ जगह जल्दी से परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ जगह अतिरिक्त परिवर्तन, एक्स्ट्रा परिवर्तन हो गए हैं, कुछ जगह ऐसे हैं जिनके परिवर्तन में होने में समय लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सूचनाओं का प्रवाह है वो धीरे धीरे होने लगता है, वो धीरे धीरे होने लगता है। तो संरचनात्मक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है पूरा होने पर ही, संरचनात्मक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है जब तक पूरी होती है तभी जो आपके मेमोरी ट्रेस होते हैं वो आपके सुदृढ़ हो पाते हैं। यानी डिपेंड करता है कि आपके संरचनात्मक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है इसके पूरा होने पर ही जो मेमोरी ट्रेस हैं वो सुदृढ़ हो पाएंगे। यानी ये किस पर डिपेंड है? आपके सुदृढ़ीकरण पर। अगर चिन्ह बने रहेंगे तब तो हमारी स्मृति में सुदृढ़ीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये कई महीनों या कई वर्षों तक भी हो सकता है, तभी ये जो सूचनाएं होती हैं हमारे मस्तिष्क में बनी रह सकती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। तो रासायनिक परिवर्तन से मतलब है ऐसा परिवर्तन जो न्यूरोट्रांसमीटर के तथ्यों की मात्रा या संरचना जिनके द्वारा संधि स्थल पर जो तंत्रिकी सूचनाएं हैं ले जाए जाते हैं उसमें हो रहा है। ठीक, जो आपके रासायनिक परिवर्तन है वो परिवर्तन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसमें परिवर्तन आता है, न्यूरोट्रांसमीटर के जो तत्व है उसमें परिवर्तन आएगा। जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो तंत्रिकीय सूचनाएं होती हैं, जो नर्व सिंपल्स होते हैं उनके ले जाया जाता है उसमें परिवर्तन होता है। क्लियर है? और यहाँ जो LTM है उसके जो मेमोरी ट्रेस होते हैं उसमें जब मेमोरी ट्रेस बनने लगते हैं तो वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर की उत्पत्ति और उसका जो प्रवाह है, आवेगों का प्रवाह है, उसके दर में परिवर्तन आने लगता है। यहाँ जब भी हम LTM के ट्रेस की बात करेंगे, LTM में जो मेमोरी ट्रेस बन रहे हैं उनके कारण
विशेष तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, फिर वही मैं बात करूँगी न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटिलकोलिन की, क्योंकि एसिटिलकोलिन ही आपके एलटीएम के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ उसके जो प्रवाह है उसमें एक तरह का परिवर्तन होता है, और एसिटिलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कमी होने से, सपोज दैट अगर किसी पर्सन में एसिटिलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर उसमें कमी हो जाए, तो जो एलटीएम है उसके जो इस मेमोरी ट्रेस होते हैं वो जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। जो एलटीएम के मेमोरी ट्रेस हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति में एसिटिलकोलिन की मात्रा कम हो जा रही है, एसिटिलकोलिन का सेक्रेशन नहीं हो रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो वैसी कंडीशन में न्यूरोट्रांसमीटर ऑलरेडी कम हुआ, उस कंडीशन में एलटीएम के जो ट्रेस होते हैं वो धुंधले पड़ जाते हैं और पर्सन किसी विषय वस्तु या सूचना का रिकॉल नहीं कर पाता, कह नहीं पाता। क्लियर है? तो यहाँ मैं आपको यही बताना बस चाह रही हूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर में जो चेंजेस आ रहे हैं एसिटिलकोलिन में, अगर एसिटिलकोलिन का सिक्रेशन क्लियर है, आराम से हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर में कोई कमी नहीं है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे ये पूर्ण रूप से आवेगों का संचरण कर रहे हैं, डेंड्राइट्स में भी आपके जो चेंजेस हैं वो भी हो रहे हैं, स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन हो रहे हैं, स्ट्रक्चर की वजह से उसमें एक्स्ट्रा जो चेंजेस अतिरिक्त जो उनकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है, इससे न्यूरोट्रांसमीटर और अधिक उत्तेजित हो रहा है। उधर एक्सॉन एक्सेप्ट करने के लिए सूचनाओं को उत्तेजित है, तो एलटीपी वहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा और सूचनाएं आसानी से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में प्रभावित हो जाएंगी। सूचनाओं का ये जो प्रवाह है वो बीच में डैमेज नहीं होगा। इस कंडीशन में आपका जो एलटीएम है उसके ट्रेस जो होंगे वो सुदृढ़ होंगे, उसके ट्रेस मजबूत होंगे। ट्रेस जब मजबूत होंगे तो उस कंडीशन में आपकी मेमोरी जो है वो अच्छी होगी। अच्छी होने का मतलब कि जब भी आप चाहेंगे किसी भी विशेष सूचना का रिकॉल कर सकते हैं, प्रत्याहन कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर एसिटिलकोलिन की मात्रा में कमी आती है, एसिटिलकोलिन की मात्रा कम हो गई, न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो गई, उस कंडीशन में जो आपका डेंड्राइट्स है वो भी पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं होगा। साथ ही जो एक्सॉन है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा लेकिन नर्व सिंपल्स आगे नहीं बढ़ेंगे। इस कंडीशन में जो आपकी एलटीएम के ट्रेस हैं वो डैमेज होने लगेंगे। एलटीएम के जब ट्रेस डैमेज होने लगते हैं उस कंडीशन में जो ट्रेस बने हुए हैं वो धुंधले पड़ने लगेंगे। धुंधले पड़ने के कारण हम किसी भी विषय वस्तु का जिसको हम लॉन्ग टर्म्स मेमोरी में रखे हुए थे उसका रिकॉल हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ हम ये देखेंगे कि एलटीएम में जो मेमोरी ट्रेस होते हैं किस भाग में संचित किए जाते हैं। दिमाग में क्वेश्चन ये आना ही है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा जहाँ पर कि हम मेमोरी को कलेक्ट कर पा रहे हैं, किसको? एलटीएम को। तो ये एक स्पेसिफिक जगह होगा जिसकी जहाँ पे चोट लगने से या आपके ट्रेस जो हैं वो बन नहीं पाते हैं या ट्रेस मिटने लगते हैं, तो उस स्थिति में ट्रेस धुंधलेपन की स्थिति में हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो स्पेसिफिक एरिया की अगर मैं बात करूं तो वही चीज़ आपका फिर आएगा कि जो आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट हैं जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर हैं, साथ ही जो आपके न्यूरॉन्स हैं जो समूह में हैं, वहाँ पे आपके एलटीएम के जो ट्रेस हैं वो कलेक्ट होते हैं और वहीं से इनका संचरण भी होता है। क्लियर है? इनका संचरण जब वहीं से होता है तो हमारे ट्रेस मजबूत होते हैं और सूचनाओं का संवहन भी वैसे ही होता रहता है। ठीक है? तो यही सूचनाएं जब हम चाहते हैं हम उसको रिकॉल कर पाते हैं, इसके विपरीत स्थिति में हम सूचनाओं को रिकॉल नहीं कर पाते हैं।